क्या सच में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नेपाली मूल के हैं, या फिर यह एक सिर्फ राजनीतिक तौर पर फैलाई जा रही एक भ्रामक जानकारी है जो कि लंबे समय से सोशल मीडिया में चल रही है या चलाई जा रही है। अब यह मामला पुलिस तक भी पहुंच गया है, लेकिन कुछ तथ्य तो ये भी कहते हैं कि धामी समाज के जो लोग थे वे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से उत्तराखंड आए थे। सत्य क्या है, ये विवाद क्या है और ये उठता क्यों रहा है समय समय पर कि धामी नेपाली मूल के हैं? इसी विषय पर यह वीडियो है, आपके लिए स्पेशल है, अंत तक जरूर देखिएगा। पूरे तथ्यों को मैंने खंगालने की कोशिश की है और पूरे दस्तावेज भी आपके सामने मैं पेश करूंगा कि किसके आधार पर मैं इस नतीजे पर या किस नतीजे पर मैं जा रहा हूं कि धामी नेपाली मूल के हैं या भारतीय है। जरूर देखिएगा अंत तक। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र रखेड़ा। यह विवाद लंबे समय से है, यह विवाद नहीं कहेंगे, प्रचार या दुष्प्रचार जो आप कहिए, वो है कि धामी नेपाली मूल के हैं। बहुत से लोग या कटाक्ष के तौर पर या अलग अलग तरीके से इस टिप्पणी को करते रहे हैं, सोशल मीडिया में करते रहे। अब इसका सच आपके सामने रख रहा हूं। वैसे मैंने एक दो वीडियो पहले भी बनाई थी इस मुद्दे पर, लेकिन वो दूसरी तरीके से थी कि किस तरीके से नेपाल में भी धामी जब सीएम बने थे तो लोग उत्साहित थे वगैरह वगैरह। लेकिन इसको जरूर देखिएगा अंत तक कि सत्य क्या है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस नेपाली मूल के विवाद को समझने के लिए आपको उनके पूरी पारिवारिक पृष्ठभूमि को समझना होगा। पुष्कर सिंह धामी का जन्म 16 सितंबर 1975 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की डीडीहाट तहसील स्थित टुंडी गांव में एक कुमाऊनी राजपूत परिवार में हुआ। उनका पुश्तैनी गांव हटखोला मंडोला पिथौरागढ़ में है और उनके पिता भारतीय सेना में सूबेदार पद से सेवानिवृत्त हुए थे। धामी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से सोशल मीडिया में कोई न कोई आए दिन यह लिखता रहा है कि वे नेपाली मूल के हैं। यह राजनीतिक विद्वेष भी माना जा सकता है और धामी भी इस बात को इसलिए टालते रहे हैं कि यह राजनीतिक विद्वेष है और बाकी कुछ नहीं। लेकिन यह विवाद तब बढ़ गया जब उत्तराखंड क्रांति दल के एक पूर्व नेता आशुतोष नेगी ने एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर कर दी और इसके बाद उनके खिलाफ पौड़ी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वैसे सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें तब ज्यादा फैली जब धामी पहली बार मुख्यमंत्री बने। तब नेपाल के सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि धामी नेपाली मूल के हैं। उनके परदादा या दादा नेपाल के दार्चुला यानी कंचनपुर से भारत में आए थे। ऐतिहासिक व भौगोलिक तथ्यों के आधार पर हालांकि इस बारे में कोई भी तथ्य पेश नहीं किए गए थे। यह सच है कि उत्तराखंड और नेपाल की जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें धामी सरनेम के लोग दोनों तरफ रहते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चंपावत और नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत यानी डोटी क्षेत्र के बीच सदियों से रोटी बेटी का संबंध और साझा संस्कृति रही है। दोनों क्षेत्रों में भाषा, बोली, रीत रिवाज, कुल देवता, सैम देवता या गोलू देवता, इस तरीके के सभी देवता पूजे जाते रहे हैं और सरनेम भी जैसे धामी, ओली, बिष्ट, बोहरा, इस सभी कुछ मिलते रहते हैं। इसी सांस्कृतिक निकटता के कारण नेपाल के लोगों में यह उत्साह रहा है और जब धामी ने उपचुनाव भी लड़ा था तब नेपाल का एक गीत चुनाव के लिए उत्तराखंड में भी उत्तराखंड और नेपाली शब्दों को मिलाकर चुनावी तौर पर बजाया गया था। इसलिए भी यह अफवाह और तेजी से फैली और इसमें दम भी लोगों को लगा कि धामी नेपाली मूल के लिए। पुष्कर सिंह धामी जब मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जब उन्होंने फिर उपचुनाव लड़ा था तो उस समय नेपाल से बहुत से लोगों ने मुझे कुछ जानकारियां भेजी थी। आप एक जो फोटो देख रहे हैं सामने, ये फोटो है महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी की। भगत सिंह कोश्यारी पुष्कर सिंह धामी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं और उनके साथ जो सज्जन दिख रहे हैं वे नेपाल मूल के एक पुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं। और ये मुझे कहा गया
सत्य क्या है ये या तो धामी साहब जाने या नेपाल के लोग। मुझे ये कहा गया कि ये जो व्यक्ति है ये धामी जी के कुल पुरोहित हैं और ये कोश्यारी जी के यहाँ भी इसीलिए गए थे और मुलाकात के लिए तो जाते रहते और वो आज भी धामी साहब के लिए पूजा कराते हैं पशुपतिनाथ में मंदिर में। और ये बात इसलिए कही गई कि ये पुष्ट कराने के लिए या इस तथ्य को पेश करने के लिए कि धामी नेपाल मूल के हैं, कि यानी उनके कुल पुरोहित अभी भी हैं। अब मैंने साफ कह दिया कि तथ्य सही है या गलत ये मैं नहीं जानता। और एक और बात, कोश्यारी साहब की हम बात करें तो यदि आप बद्रीदत्त पांडे जी की पुस्तक कुमाऊं का इतिहास को देखेंगे तो उसमें भी ये कहा गया कि कोश्यारी लोग भी नेपाल से आए थे, पुर के आए थे, कई सौ साल पहले आए होंगे। लेकिन अभी मैं आगे बताऊंगा उस पुस्तक के बारे में। लेकिन ये जो सरनेम है ये आपको काली नदी के इधर भी मिलेंगे और उधर भी मिलेंगे। मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, वो समसामयिक मुद्दों पर केंद्रित है और किसी भी एक खूंटे से नहीं बंधा है। वो हमेशा सच आपके सामने रखने की कोशिश करता है वो चैनल, तो जरूर देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। हमें थोड़ा सा मूल निवास की अवधारणा को भी समझना होगा कि आखिर भारत में इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पूरे विश्व के लिए यानी संयुक्त राष्ट्र ने क्या इसकी परिभाषा तय की या क्या अवधारणा है, इस पर भी हमको समझना होगा। और उसी पर हमें यह भी देखना होगा कि जो धामी शब्द को लेकर एक विवाद आता है मूल निवास का, पहले उसको भी देखना होगा और राज्यों के संदर्भ में, देश के संदर्भ में मूल निवास क्या है उसको भी हम समझ लेते हैं। मूल निवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी स्थान पर स्वाभाविक रूप से उत्पन्न या दीर्घ काल से निवास करने वाला, और इसकी व्युत्पत्ति लैटिन शब्द इंडिगाना से हुई है जिसका अर्थ है भीतर पैदा हुआ। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय लेखकों ने इसका प्रयोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के विस्थापित समुदायों के लिए किया था। 2007 में संयुक्त राष्ट्र ने मूल निवासी लोगों के अधिकारों पर घोषणा को अपनाया था। भारत का दृष्टिकोण इस मामले में साफ है। भारत का रुख यह है कि स्वतंत्रता के बाद इस देश के सभी नागरिक यहाँ के मूल निवासी हैं। भारत ने 13 सितंबर 2007 को यूएन घोषणा पत्र के पक्ष में मतदान किया था, किंतु इस शर्त के साथ कि भारत में कोई आंतरिक उपनिवेशवाद नहीं है। इसी तरह राष्ट्रपति ने भी इस मामले में 1950 में एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तब राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति की ओर से जारी संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के तहत 26 जनवरी 1950 को कट ऑफ डेट माना गया था, यानी जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत के जिस क्षेत्र का निवासी था उसे वहीं का मूल निवासी माना गया या डोमिसाइल कह सकते हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड में मूल निवास 1950 लागू करने की मांग उठती रही है। हालांकि भारत के कई राज्यों में कट ऑफ डेट अलग अलग है। संवैधानिक तौर पर नागरिकता का जो कट ऑफ डेट है वो है 26 जनवरी 1950, जैसा मैंने पहले भी कहा। लेकिन जो पाकिस्तानी शरणार्थियों को लेकर कहें तो यह 19 जुलाई 1948 है, और उत्तराखंड में यह डोमिसाइल का जो मामला है वह 1985 कर दिया गया, यह शासनादेश है। और असम में यही 14 मार्च 1971 है। लेकिन इस मामले में हम गुजरात महाराष्ट्र के बंटवारे के एक आदेश को भी देखते हैं जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। 1956 के दुभाषी बॉम्बे राज्य के विभाजन को बाबूलाल पराते मामले में, जो कि 1959 में सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद को राज्यों के गठन का अधिकार है। इसके तहत 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात बने और इसी कट ऑफ डेट को मानकर 15 वर्ष के निवास का डोमिसाइल नियम वहाँ लागू हुआ था, और उत्तराखंड में इसीलिए 1985 रख दिया गया। यह वैसे सरकार का फैसला था, जबकि झारखंड में लोग इसको 1930 करने की मांग करते रहे और विधानसभा ने इस मामले में 2 बार विधेयक पारित भी किए थे। यानी 1930 से पहले जो झारखंड में रह रहा था वही मूल निवासी माना जाएगा। लेकिन यदि भारत के संदर्भ में माने तो यह 26 जनवरी 1950 है, यानी इस तिथि से पहले भारत में जो भी निवास कर रहा था वह भारत का मूल निवासी है।
थोड़ा नेपाल के बारे में समझ लेते हैं। नेपाल में जो कई नाम आप सुनते होंगे, वहां भी जाके पंत है, पांडे हैं, जोशी है, तिवारी है, सब नाम है, ओली है, बहुत से नाम, ये सब कुमाऊं मूल से गए हैं, कुमाऊं मूल के हैं और उनको कुमाय बाहुन आज भी कहा जाता है। या आपने देखा होगा कि जो ओली, केपीएस ओली जो प्रधानमंत्री थे, यानी पूर्व प्रधानमंत्री केपीएस ओली, वो भी मूलतः कुमाऊं मूल के हैं, उनको कुमाय बाहुन कहा जाता है। लेकिन भी आप वहां की पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी की बात करें या सुशीला कार्की जी जो कि न्यायाधीश भी रही थी और कार्यकारी प्रधानमंत्री, वो भी उत्तराखंड मूल की हैं। लेकिन अब यदि आप आगे जाएंगे, सिक्किम में भी ये देखेंगे, सिक्किम तो खैर भारत का हिस्सा है, लेकिन मैं प्रवास की बात कर रहा हूं, वहां के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे नर बहादुर भंडारी, वो गढ़वाल मूल के थे। कोयराला, पोखरेल, इस तरह के बहुत से सरनेम है जिनको पुरवैया ब्राह्मण कहा जाता है। बाहुन यानी ब्राह्मण नेपाल में, वो गढ़वाल मूल के बताए जाते हैं। पूर्विया इसलिए कहा जाता है, भारत के संदर्भ में पूर्विया मत कहिए कि ये बनारस क्षेत्र के लोगों को कहा जाता है, नहीं, यानी नेपाल के पूरब में जो बसे लोग थे, ब्राह्मण थे, उनको पूर्वैया ब्राह्मण कहा जाता है। उसमें मैदानों से गए लोग भी थे और गढ़वाल से गए लोग भी थे, क्योंकि वो पूरब में बसे थे जब ये नाम इस तरीके से डेवलप हो रहे थे। भारत और नेपाल के बीच ऐसी कोई सीमा रेखा नहीं थी जैसी आज है। लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते थे और वहां निवास कर लेते थे। इसीलिए यदि हम देखें तो नेपाल में बहुत से ऐसे सरनेम हैं जो कुमाऊं से गए हैं, और खासतौर पर ब्राह्मण तो कुमाय बाहुन कहे जाते हैं, और इसी तरह जो पूर्वय बाहुन कहे जाते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी भारत के लोग हैं, यानी भारतीय नागरिक हैं, उनकी जमीन नेपाल में है, और नेपाल मूल के लोगों की भूमि जमीन, पुश्तैनी जमीन की मैं बात कर रहा हूँ, खरीदी वो भारत में। मैं एक बार पिथौरागढ़ गया था। पिथौरागढ़ में बताया गया कि सामने दार्चुला उनका जिला पड़ता है, जो कि सुदूर पश्चिम उनका प्रांत है नेपाल का, उसके तहत वो जिला है। वहां के बहुत से लोगों की भूमि आज भी पिथौरागढ़ चंपावत क्षेत्र में है, पुश्तैनी, और यहाँ के लोगों की, यानी पिथौरागढ़ चंपावत क्षेत्र के लोगों की भूमि नेपाल में है। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि सदियों से ये एक ही क्षेत्र था, या कभी यदि हम कुमाऊं के राजाओं की बात करें, वहां पे चंद राजाओं का शासन था और उधर डोटी साम्राज्य था, तो कभी इधर के राजा उधर हमला करके जीतते थे कुछ हिस्सा, कुछ वहां के इधर जीतते थे, तो युद्ध चलते रहते थे। तो उसमें लोग कभी ये आज के संदर्भ में तो कोई गढ़वाली कुमाऊनी बन जाता था, कोई नेपाली बन जाता था, लेकिन वास्तव में वो एक ही समाज का हिस्सा थे। इसलिए ये जमीन भी उनकी रही है। और एक और बात, रोटी बेटी के रिश्ते आज भी दोनों क्षेत्रों में। यदि आप दारचूला चले जाएं जो जगह है, तो यहाँ धारचूला कहते हैं उत्तराखंड के जो हिस्से को, और नेपाल में दारचूला कहते हैं, छोटा शहर है। इसी तरह एक झूला घाट भी है। झूला घाट तो मैं भी गया हूँ, वहाँ पे काली नदी है, मैंने नेपाल तक भी वहां अंदर गए, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई आवाजाही आज भी वैसी है। भारत और नेपाल के बीच जो संधि है उसमें साफ तौर पर यह है कि भारत का नागरिक नेपाल में जमीन खरीद सकता है और नेपाल का भारत में भी। ये आज के संदर्भ में बात कह रहा हूं। इसलिए नेपाल और भारत के रिलेशन इस तरीके से है। इस पूरे थ्योरी को समझने के लिए आपको पूरे हिमालय क्षेत्र की जो संस्कृति है, इतिहास है, उसको देखना होगा। साझी विरासत भी है। नेपाल हो या उत्तराखंड हो या आगे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो, या मैं तो कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड और नेपाल आगे सबकी बात कर रहा हूं। लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवास हमेशा करते रहे, चाहे मैदान से पहाड़ हो या पहाड़ों से मैदान में। और ये भी आप समझते होंगे कि नेपाल की आज की जो सीमाएं दिखती हैं वो पहले ऐसी नहीं थी। यानी एक क्षेत्र से लोग दूसरे क्षेत्र में चले जाएं, कैसे चले जाएं, किसी को पता नहीं होता कि हम कहां बस रहे हैं। ये विभाजन तो तब हुआ जब आधुनिक काल में सीमाएं तय कर दी गई थी, और खासतौर पर अंग्रेजों के शासन आने पर सीमाओं को एक पूरी तरह से रेखा खींच दी गई कि इधर नेपाल और इधर भारत। और इसी का एक परिणाम ये हुआ कि एक ही कुल के लोग जो भारत में थे या नेपाल में थे, या चाहे वो मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो मिथिला क्षेत्र की बात कर रहा हूं, वो दो अलग अलग देशों में बट गए थे। और यही कहानी धामी सरनेम की भी है, ये जाति भी कहेंगे। उत्तराखंड में आमतौर पर जाति बोल देते हैं, जिसको हम सरनेम कहेंगे। एक बात हम क्लियर कर लेते हैं। कुमाऊं केसी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बद्रीदत्त पांडे जी की एक पुस्तक है कुमाऊं का इतिहास।
इसमें यदि आप देखेंगे तो बहुत सी जातियाँ, जो खासतौर पर मैं भी राजपूत या क्षत्रिय समाज की बात करूं तो नेपाल से आकर कुमाऊं में जो बसी, उनका उल्लेख उनकी पुस्तक में मिलता है। उनकी पुस्तक में पंडित गंगा दत्त जी की मीमांसा के तहत भी बहुत सी जातियों का इसी तरह उल्लेख है। और जो लोग नेपाल से आए उनमें सोराडी, बम, कोश्यारी, शाही, कार्की, कठायत, मछार, देवका, न्योपाने, भाकुनी, बोरा आदि बहुत सी जातियां शामिल हैं। इस पुस्तक में बहुत से नाम आपको ऐसे मिल जाएंगे, सरनेम, जो कि नेपाल से कुमाऊं में आकर बसे। वैसे इतिहास के पन्ने यदि आप पलटेंगे तो कभी कथुरी राजवंश का, जिसका कि उत्तराखंड के बड़े भूभाग पर अधिकार था, उसकी सीमा रेखाएं नेपाल तक जाती थी। और वैसे भी कुमाऊं और पश्चिमी नेपाल यानी जो सुदूर पश्चिमी इलाका है वह मानसरोवर क्षेत्र कहलाता है। जो कथुरी के 8 शाखाओं में अंततः यह राजवंश विभाजित हो गया था, उसमें कुछ शाखाएं नेपाल में भी थी। यदि हम इन 8 शाखाओं की बात करें तो उनमें बैजनाथ, कटीपुर, बारामंडल, अस्कोट, सीरा, डीडीहाट, सोरा, पिथौरागढ़, सुई, चंपावत और डोटी नेपाल, यह सब एक इतिहास का हिस्सा है और एक ही परिवार के राजवंश यहाँ राज करते रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र के सेठ उस क्षेत्र में चले जाएं, यानी नेपाल से उत्तराखंड और उत्तराखंड से नेपाल चले जाएं, यह कोई बड़ी बात नहीं थी, न आज है, क्योंकि रोटी बेटी के रिश्ते आज भी हैं। तो इन तथ्यों को देखकर आपको क्या लगा? धामी जो सरनेम है क्या, या जो पुष्कर सिंह धामी है, क्या वे नेपाली मूल के हैं? एक और तथ्य आपको बता दूं, यदि आप बद्रीदत्त पांडे जी, जो कि कुमा केसरी के नाम से जाने जाते हैं और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, उनकी पुस्तक है कुमाऊं का इतिहास, उसमें आप देखेंगे पृष्ठ नंबर 606। मैं आपके सामने रख लेता हूं, यदि आपको इसमें सही तरीके से ये पुस्तक 606 नंबर है, आप भी देख लीजिए। संभवतः इसकी इमेज कैसी आई है नहीं पता, लेकिन ये है। इसमें साफ तौर पर कहा गया पृष्ठ नंबर 6 पे कि धामी लोग राणा जाति से हैं, यानी उनका जो वंश है वो राणा है, और वे चित्तौड़गढ़ से आए थे। चित्तौड़गढ़ कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से ये लोग आए थे मुगल काल में, जब जाहिर है बहुत बड़ी संख्या में लोग इधर से उधर गए थे, पहाड़ तो हिमालय की शरण में भी गए थे लोग। अब सवाल है कि ये कैसे इस तरीके, हालांकि ये लोग मूलतः यदि हम कहें तो जो धामी है वे खस रेस से हैं, जो खस आर्यों की एक शाखा थी जो हिमालय में ही चलती चली गई। और जब जनगणना 1931 हुई या उससे पहले 1901 में, तो जो नाक कर रिजले में जनगणना आयुक्त थे उन्होंने नापा था, उसमें जिनकी लंबी ऊंची पतली नाक थी उनको आर्य घोषित किया गया था। तो तमाम उत्तराखंड या हिमाचल या जो भी खस थे भारत के, वो आर्य रेश में शामिल हो गए थे। कोई भेद ही नहीं था, अर्थ था भी नहीं हिस्ट्री में। तो ये जो खस आर्य थे, नेपाल में यही कहा जाता है इनको, तो मुख्य तौर पर जो धामी है वो सरनेम खस आर्य है। और राजस्थान के जुड़ने की गाथा कैसे है, वो एक अलग वीडियो है कि उत्तराखंड के बहुत से लोग क्यों कहते हैं आए थे लोग और कैसे जुड़ गए, वो भी उसमें एक वीडियो है, आप देख सकते हैं। अंत में है कि आप भारत के इतिहास, भारत के संविधान, जनसांख्यिकी और हिमालय की साझी विरासत और आज की जो कानून है उसके हिसाब से देखेंगे तो पुष्कर सिंह धामी नेपाली नहीं है। जी हाँ, मैं फिर कह रहा हूं, पुष्कर सिंह धामी नेपाली नहीं है, वो मूलतः भारतीय है, पूरी तरह से भारतीय है। इसके लिए आपको हिमालय की साझी संस्कृति को भी जानना होगा। और एक और बात, पुष्कर सिंह धामी के पिता सूबेदार थे, आर्मी में थे, भारत की रक्षा की। और यही नहीं, किसी की तरीके से आप देख लीजिए, निवास से देख लीजिए, संविधान के जो है या मूल निवास की अवधारणा, मैंने जो तमाम बातें की उसमें कहीं भी क्या पुष्कर सिंह धामी नेपाली मूल के ठहरते हैं? समय के किस कालखंड में किसका पूर्वज कहां बस गया ये कह नहीं सकते, लेकिन आज के संदर्भ में यदि आपको उत्तराखंडियत को समझना होगा तो ये इस तरह के सवाल नहीं होने चाहिए कि कौन मूल का है क्या है। एक साझी विरासत उत्तराखंड को बना रही है, बनी राज्य आंदोलन के बाद। छोटी जो पहचान थी गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी वगैरह वगैरह, वो सब समाप्त हो गई थी और एक नया पहचान उत्तराखंड की दी थी। लेकिन इसमें नेपाली शब्द कहां से आ गया? मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को पहले इतिहास पढ़ना होगा, समझना होगा, लोगों के
संस्कृति, सरनेम कैसे बदले, क्या है, बहुत सी चीजें का आप पढ़ नहीं सकते तो मेरे चैनल को देखिएगा। लेकिन अंत में एक ही बात कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड मूल के हैं और इस विवाद को यहीं पे खत्म होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के विवाद कटुता फैलाते हैं समाज में। कल किसी के लिए बोल देंगे कोई लोग, किसी के लिए कुछ भी लिख देगा, ये गलत बात है। मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड के लिए समर्पित लोग, जो उत्तराखंड मूल के जो बाहर है वो तो है ही, लेकिन जो उत्तराखंड में रह रहे हैं और एक उनका नियम जो मानते हैं, यानी जो उनकी अब 1985 है कट ऑफ डेट, उसमें वहां के मूल निवासी वो भी माने जाएंगे। नियम या तो आप बदल दो, आप बदल नहीं सकते तो जो है उसको बांधना पड़ेगा। और इस तरह की बातें पूरे समाज को विखंडित करती है। इस विषय पर आपकी राय क्या है जरूर लिखिएगा। और यदि आपको और जानना है कि जातियों का, मैं जातिवादी नहीं हूं, मैं साफ तौर पर कहता हूं, मैं जातियों का इतिहास बताता हूं। यह बात में मैं इसलिए बोल पाया कि क्योंकि मैंने अध्ययन किया था। एक सीरीज आजकल चल रही है कि अंग्रेजों की जनगणना में किस तरीके से जातियों को कैसे शामिल किया था, किस तरीके से ऊंच नीच किस तरह से अंग्रेजों ने शामिल किया था, किस तरीके से जातियों ने अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य घोषित करने की मांग की थी। बड़ी आप देखिएगा विचित्र बातें हैं और मैं इतिहास ही बताता हूं। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।